गांव की गलियां इतनी संकरी हैं कि सूरज की रोशनी भी दीवारों से टकराकर लौट जाती है। घर एक दूसरे से सटे हुए हैं, जैसे कोई अपनी बात बाहर न निकाल सके। यहाँ की हवा में सिर्फ दबी हुई फुसफुसाहटें और पुरानी सोच का भारीपन है। हर मोड़ पर कोई न कोई नजरें पीछा करती हैं, जैसे किसी के कदमों का हिसाब रखा जा रहा हो। लेकिन इन तंग रास्तों के अंत में एक घर ऐसा है जिसकी दहलीज पर पैर रखते ही हवा बदल जाती है। माथारू परिवार का यह घर गांव की उसी पुरानी लीक से बिल्कुल अलग है। यहाँ दीवारों पर धूल नहीं, बल्कि बच्चों की किताबों के पन्ने पलटने की आवाजें गूंजती हैं। बाहर की दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में है, इस घर के अंदर एक अलग ही दुनिया का निर्माण हो रहा है। यहाँ कोई किसी पर ताना नहीं कसता, बल्कि हर कदम आने वाले कल की तैयारी है। यह घर इस गांव की संकुचित सोच के बीच एक ऐसी दरार है जिससे होकर उम्मीद की रोशनी अंदर आती है। भले ही बाहर की दीवारें ऊंची और पत्थर की हों, लेकिन इस घर की नींव किसी और ही मिट्टी से बनी है। हरजीत और गुरलीन ने यहाँ एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ गांव का शोर भी खामोश हो जाता है। सूरज की पहली किरण अभी क्षितिज को छू भी नहीं पाती कि गुरलीन की आहट पूरे घर में गूंजने लगती है। वह बिना एक पल गंवाए रसोई की ओर बढ़ती है। चूल्हे में लकड़ी डालने की खड़खड़ाहट और पीतल के बर्तनों के टकराने की आवाजें उस सन्नाटे को तोड़ देती हैं। वह एक हाथ से बही खाता उठाती है और दूसरे से आटे की परात खींचती है। उसके हाथों की गति में एक लय है, जैसे वह घर की हर जिम्मेदारी को एक सटीक गणित की तरह सुलझा रही हो। वह हिसाब किताब के पन्नों पर पेंसिल चलाती है, हर खर्च को जोड़ती और घटाती है ताकि बजट का एक भी सिक्का इधर उधर न हो। रसोई की खिड़की से आती ठंडी हवा उसके माथे पर पसीने की बूंदों को सुखाती है, लेकिन वह रुकती नहीं। वह जानती है कि उसकी ये मेहनत ही उस दीवार को गिराने की पहली ईंट है जिसे गांव की संकुचित सोच ने खड़ा कर रखा है। वह चूल्हे की आग को तेज करती है, पानी का घड़ा भरती है और घर के हर कोने को व्यवस्थित करती है। उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं, बल्कि एक गहरी एकाग्रता है। वह घर को केवल एक ढांचा नहीं, बल्कि अपनी बेटियों की शिक्षा का आधार स्तंभ बना रही है। जब घर के बाकी लोग गहरी नींद में हैं, गुरलीन अपनी दिनचर्या के जरिए कल की नींव रख रही है। गुरलीन अलमारी से 3 जोड़ी स्कूली वर्दी निकालती है। वह भारी लोहे की प्रेस को चूल्हे पर गर्म करती है और कपड़ों की सलवटों पर उसे धीरे धीरे घुमाती है। भाप के साथ कपड़े की हल्की गंध उठती है। वह कॉलर के कोनों को सीधा करती है और बटन को कसकर बंद करती है। प्रेस की गर्म सतह पसीने को सोखती है, लेकिन वह रुकती नहीं। वर्दी की तह बिल्कुल सीधी है, जैसे वे किसी अनुशासन का हिस्सा हो। इसके बाद वह रसोई के मेज पर नाश्ते की थालियां सजाती है। गरम रोटियों की भाप हवा में तैर रही है। वह 3 गिलास दूध उड़ेलती है। उसकी हर हरकत सधी हुई है। वह मेज को एक बार पोंछती है और किताबों के बैग को दरवाजे के पास व्यवस्थित रखती है। बेटियों के लिए नाश्ता तैयार है। वह रसोई के कोने में रखी कॉपियों को दोबारा गिनती है और उन्हें करीने से बस्ते में रखती है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं। वह बस्ते के जिपर को खींचकर बंद करती है। हर काम मुकम्मल है। वह खिड़की से बाहर देखती है, जहां गांव की गलियां अभी भी सोई हुई हैं। वह जानती है कि सुबह की यह तैयारी ही बेटियों को उस रास्ते पर ले जाएगी जहां से कोई उन्हें वापस नहीं लौटा पाएगा। वह चूल्हे की आग बुझाती है और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करती है। दुबई की कंस्ट्रक्शन साइट पर सूरज आग उगल रहा है। कंक्रीट की धूल हवा में तैरती हुई हरजीत के फेफड़ों में भर जाती है। चारों ओर क्रेन की गड़गड़ाहट और भारी मशीनों का शोर है। हरजीत एक विशाल ईंटों के ढेर के सामने खड़ा है। वह झुकता है और ईंटों का एक भारी बोझ अपने कंधों पर उठाता है। कंक्रीट का खुरदरापन उसकी त्वचा को रगड़ता है। वह एक कदम आगे बढ़ता है, फिर दूसरा। हर कदम पर नीचे की रेत धंसती है। उसके पैरों के नीचे की जमीन तप रही है। वह एक ऊंची मचान की ओर बढ़ता है। उसके शरीर के हर जोड़ पर दबाव है,
वह बोझ को संतुलित करता है और ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। धातु की सीढ़ियां उसके वजन से कांपती हैं। वह सांस रोकता है, अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ता है और ईंटों को सही जगह पर टिकाता है। ऊपर से गिरती धूल उसकी आंखों में चुभती है। वह पीछे मुड़ता है और फिर से नीचे खाली हाथ आता है। साइट पर काम करने वाले अन्य मजदूरों की भीड़ उसे धक्का देती हुई गुजरती है। वह रुकता नहीं, वह फिर से झुकता है, अगली ईंटों की कतार पकड़ता है और उन्हें ऊपर ले जाने के लिए कमर कसता है। उसके लिए यह सिर्फ काम नहीं, बल्कि एक निरंतर दौड़ है जिसे उसे हर हालत में जीतना है। हर जीत एक पल के लिए रुकता है। वह अपने दस्ताने उतारता है। उसकी हथेलियों पर बड़े बड़े छाले उभर आए हैं जो कंक्रीट के घर्षण से फट चुके हैं। वह उन पर जमी धूल को पसीने से पोंछता है। एक छाला फूटता है और त्वचा के नीचे की लालिमा दिखाई देती है। वह उसे दबाता है, दर्द को महसूस करता है, लेकिन फिर से मुट्ठी भींच लेता है। उसे सामने रखी ईंटें नहीं, अपनी बेटियों की किताबें दिखाई देती हैं। सिमरन की गणित की किताब, मेहर की विज्ञान की कॉपी और नूर की पेंसिलें। वह जानता है कि यह दर्द सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, जबकि उसका पसीना इन किताबों की कीमत चुका रहा है। वह फिर से दस्ताने पहनता है, चमड़ा उस घाव पर रगड़ता है। उसे फिर से दर्द होता है, लेकिन वह अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। वह अगली भारी ईंट उठाता है। उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन वह उन्हें स्थिर कर लेता है। क्रेन की रस्सियां ऊपर की ओर खींचती हैं और हरजीत उनके साथ कदम ताल मिलाता है। उसके पास सोचने का समय नहीं है। वह केवल काम की गति और अपनी मेहनत की गिनती जानता है। हर ईंट जो वह रखता है वह भविष्य की एक ईंट है। वह अपनी हथेलियों की जलन को भूलकर धूल भरी हवा में अपना सिर झुकाकर फिर से झुक जाता है। गांव के पुराने कुएं के पास पानी भरने का समय है। पीतल के घड़े पत्थर की मुंडेर से टकराकर खनकते हैं। 4 औरतें वहां घेरा बनाकर खड़ी हैं। वे एक दूसरे की ओर झुकती हैं। फुसफुसाहटें तेज होती हैं। एक औरत अपना हाथ नचाते हुए इशारा करती है और वह बात हरजीत की बेटियों की पढ़ाई की है। दूसरी औरत ने घड़े को जोर से जमीन पर पटका। वह कहती है कि लड़कियां तो पराया धन है, उन पर इतनी दौलत झोंकना सरासर बर्बादी है। वे जोर जोर से हंसती हैं। उनकी हंसी में ताना है। तीसरी औरत अपनी कोहनी से बगल वाली को धक्का देती है और कहती है कि दुबई में हरजीत मेहनत की कमाई मिट्टी में मिला रहा है। वे अपनी बातचीत को और अधिक मुखर करती हैं। कुएं की गीली जमीन पर उनके पैरों के निशान उभरते हैं। एक औरत अपने हाथ से हवा में लकीर खींचती है, मानो वह हरजीत के घर की नींव कमजोर दिखा रही हो। वे एक दूसरे की सहमति में सिर हिलाती हैं। उनकी नजरें कुएं के उस पार हरजीत के घर की तरफ मुड़ती हैं। वे फिर से चर्चा शुरू करती हैं, इस बार और अधिक तीखे शब्दों के साथ। गांव की हवा में उनकी बातें गूंज रही हैं। हरजीत के नाम का मजाक उड़ाना ही उनका मुख्य मनोरंजन बन चुका है। वे एक एक करके अपने घड़े उठाती हैं, लेकिन जाने से पहले फिर से उसी विषय पर रुक जाती हैं। वे सब एकमत हैं कि यह रास्ता गलत है और इसका अंजाम बुरा ही होगा। गुरलीन घर की चौखट लांघती है। गलियों की धूल उसके पैरों के नीचे उड़ती है। जैसे ही वह मुख्य रास्ते पर आती है, लोगों की आवाजें उसे घेर लेती हैं। गली के मोड़ पर बैठे बुजुर्गों की नजरें उस पर टिक जाती हैं। वे अपनी लाठियों को जमीन पर पटकते हैं और बुदबुदाते हैं। एक पड़ोसी अपनी दुकान के बाहर खड़ा है। वह गुरलीन को देखते ही जोर से थूकता है। वह कहता है कि आज भी बाजार जा रही हो, जबकि घर की हालत ठीक नहीं है। गुरलीन अपनी नजरें जमीन पर टिकाए रखती है। उसकी उंगलियां अपनी थैली की डोरी को कसकर पकड़ लेती हैं। उसके कानों में ताने पड़ते हैं। कोई कहता है कि बेटियों को स्कूल भेजने का जुनून परिवार को सड़क पर ले आएगा। कोई और हंसते हुए पूछता है कि दुबई से पैसे कम पड़ गए क्या, जो खुद बाहर निकलना पड़ा। गुरलीन के कदम धीमे नहीं होते। वह अपनी सांसों पर काबू रखती है। हर शब्द जो उसे सुनाई देता है वह उसे
एक पत्थर की तरह महसूस करती है। वह सीधे देखती है, अपनी चाल में कोई बदलाव नहीं आने देती। वह जानती है कि प्रतिक्रिया देना ही उनकी जीत होगी। वह एक संकरी गली पार करती है जहां औरतें दरवाजों पर खड़ी होकर उसे घूरती हैं। उनका मौन और अधिक तीखा है। गुरलीन अपनी गर्दन सीधी रखती है। वह बाजार की भीड़ में खो जाती है, लेकिन पीछे से आती उनकी फुसफुसाहटें उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह खुद को शांत रखने के लिए अपने मन में बेटियों के नाम दोहराती है। वह एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। गुरलीन वापस घर के आंगन में लौटती है। वह परात को सामने रखती है। सूखे आटे में पानी की धार गिरती है। वह अपने दोनों हाथों से आटे को मसलना शुरू करती है। उसकी उंगलियों का दबाव गहरा है। आटा धीरे धीरे एक लोई का रूप ले रहा है। आंगन में सन्नाटा है, लेकिन बाहर की गलियों से आती आवाजें अभी भी कानों में गूंज रही हैं। गुरलीन का माथा पसीने से भीग गया है। वह एक जोरदार मुक्का आटे के बीच में मारती है। उसका शरीर एक लय में आगे पीछे झुकता है। यह सिर्फ आटा नहीं है जिसे वह गूंथ रही है, यह उसका दिन भर का दबा हुआ गुस्सा है। वह अपनी हथेलियों की रगड़ से आटे की सख्त गांठों को तोड़ती है। हर बार जब वह आटे को पलटती है तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसके कंधे तन जाते हैं। वह अपनी थकान को महसूस कर रही है, लेकिन उसकी नजरें परात पर ही जमी हैं। दीवार के उस पार से एक और ताना हवा में तैरता हुआ आता है। गुरलीन के हाथ एक पल के लिए रुकते हैं, फिर वह और अधिक तेजी से काम करने लगती है। वह आटे को एक दिशा में खींचती है और फिर वापस समेटती है। उसके हाथ की मांसपेशियां उभर आई हैं। वह परात को जमीन पर टिकाकर अपनी पूरी ताकत से उसे दबाती है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, सिर्फ एक शांत दृढ़ता है। वह आटे को गोल आकार देती है और उसे एक कपड़े से ढक देती है। वह अपनी हथेलियों को झाड़ती है और सीधी खड़ी हो जाती है। गुरलीन आंगन में खड़ी होकर अपनी भारी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। उसकी हथेलियों पर अभी भी आटे की परत जमी है। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर पीछे की ओर झुकती है। जोड़ों में एक हल्की कड़कड़ाहट सुनाई देती है। वह आंगन के बीच में रखे पानी के मटके की ओर बढ़ती है। उसकी चाल में अब पहले जैसी फुर्ती नहीं है, कदम भारी हो गए हैं। वह कांसे के गिलास को पकड़ती है, लेकिन हाथ कांपते हैं। पानी का घूंट गले से नीचे उतरता है, पर थकान कम नहीं होती। बाहर की गलियों से आती आवाजें अब और भी तीखी महसूस होती हैं। एक महिला की हंसी दीवार के पार से उभरती है, जो सीधे गुरलीन के कानों में चुभती है। वह अपनी हथेलियों को रगड़कर साफ करती है, लेकिन त्वचा पर जमी लालिमा उसकी मेहनत की गवाही दे रही है। वह आंगन के कोने में रखी चारपाई पर बैठना चाहती है, पर बैठ नहीं पाती। उसका शरीर एक अदृश्य बोझ के नीचे दबा हुआ है। वह अपनी नजरों को सामने की दीवार पर टिका देती है, जहां धूप का एक हिस्सा धीरे धीरे सिमट रहा है। हवा में एक अजीब सा ठहराव है, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो। उसकी पलकें भारी हो रही हैं और आसपास की हर आवाज अब गूंज की तरह सुनाई दे रही है। तभी घर के मुख्य द्वार पर लकड़ी के टकराने की धीमी आवाज होती है। गुरलीन का ध्यान उस ओर जाता है। वह एक गहरी सांस लेती है। अपनी थकान को छिपाने के लिए चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ती है और मुड़कर पीछे देखती है। लकड़ी का दरवाजा चरचराते हुए खुलता है। गुरलीन के कंधे एक झटके के साथ तन जाते हैं। वह अपनी परात को एक तरफ खिसकाती है और सीधे खड़ी होने की कोशिश करती है। आंगन की धूल बीबे के कदमों के साथ हल्की सी ऊपर उठती है। बीबे का शरीर धीरे धीरे आंगन के बीच में आता है। गुरलीन अपनी हथेलियों को अपने पसीने से भीगे चेहरे पर फेरती है। वह बीबे की ओर देखती है, लेकिन उसकी नजरें फौरन झुक जाती हैं। उसे लगता है कि अब कोई कड़वी बात सुनने को मिलेगी। बीबे का हर कदम मिट्टी पर एक गहरी छाप छोड़ रहा है। वे गुरलीन के ठीक सामने आकर रुकती हैं। आंगन में सन्नाटा इतना गहरा है कि दूर कहीं बज रहे बर्तन की खनक भी साफ सुनाई देती है। गुरलीन अपनी सांसें रोक लेती है। वह उम्मीद करती है
कि बीबे उसके काम में कोई कमी निकालेगी, जैसा कि गांव की अन्य औरतें करती रही हैं। बीबे की परछाई गुरलीन के पैरों तक पहुंचती है। बीबे का चेहरा स्थिर है, पर उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई हैं। गुरलीन अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाती है। उसकी पकड़ इतनी सख्त है कि पोरें सफेद पड़ गई हैं। वह बीबे के मुंह से निकलने वाले अगले शब्द का इंतजार कर रही है। हवा में एक कशमकश है। इक्के, गुरलीन का दिल पसलियों के भीतर तेज धड़क रहा है। वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। बीबे एक गहरा सांस लेती है और अपनी गर्दन को थोड़ा झुकाती है। उनका हाथ धीरे धीरे ऊपर उठता है। गुरलीन अपनी आंखें मूंद लेती है, जैसे किसी प्रहार को सहने की तैयारी कर रही हो। बीबे का हाथ हवा में रुक जाता है। गुरलीन की सांसें अभी भी थमी हुई हैं। वह उम्मीद कर रही है कि अब कोई ताना सुनने को मिलेगा। बीबे का चेहरा करीब आता है। उनकी आंखों की झुर्रियों में थकान साफ दिख रही है। बीबे का स्वर धीमा और भारी है। वे कहती हैं कि तुम खुद को बहुत थका रही हो। बीबे अपनी उंगलियों से गुरलीन के माथे पर जमी धूल को हटाती हैं। यह स्पर्श कठोर नहीं है। गुरलीन धीरे से अपनी आंखें खोलती है। बीबे की दृष्टि में कोई आलोचना नहीं है। उन्होंने अपनी कमर को धीरे से सीधा किया और एक लंबी सांस ली। गुरलीन के कंधे, जो पहले तने हुए थे, अब ढीले पड़ने लगे हैं। बीबे ने फिर से दोहराया कि यह शरीर मशीन नहीं है। वे आंगन के कोने में रखी पानी की सुराही की ओर इशारा करती हैं। गुरलीन का हाथ कांपना बंद हो गया है। उसने अपनी हथेलियों को अपने पल्लू से पोंछा। अपनी बीबे के शब्दों में एक अजीब सी गर्माहट है, जो गांव की उन ओछी बातों से बिल्कुल अलग है। बीबे ने थोड़ा और करीब आकर गुरलीन के कंधे पर अपना हाथ रखा। यह सहारा देने वाला स्पर्श है। गुरलीन ने नीचे देखा। बीबे के पैरों की धूल उसके अपने पैरों के पास बिखरी है। सन्नाटा अब तनावपूर्ण नहीं रहा। बीबे की चिंता में एक अपनापन घुला है। गुरलीन को अब और अधिक डर महसूस नहीं हो रहा। उसने एक गहरी सांस ली, जो अब उसके सीने में नहीं फंसी है। बीबे उसे एकटक देख रही हैं, मानो उसके भीतर की सारी थकान को पढ़ रही हों। बीबे का हाथ धीरे धीरे गुरलीन के सिर पर टिक जाता है। यह स्पर्श भारी है, लेकिन उसमें सुरक्षा का एक अनोखा एहसास है। गुरलीन के बाल जो बिखरे हुए थे, बीबे की उंगलियां उन्हें बड़े जतन से पीछे हटाती हैं। आंगन की धूप अब उन दोनों के ऊपर एक सुनहरी लकीर की तरह गिर रही है। बीबे झुकती हैं। उनकी सांसों की आवाज गुरलीन के कानों तक पहुंचती है। वे गुरलीन की आंखों में सीधे देखती हैं। बीबे के होंठ धीरे से हिलते हैं। वे कहती हैं कि मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी मानती हूं। यह शब्द हवा में गूंजते हैं। गुरलीन के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। उसकी पकड़, जो परात पर बनी थी, अब ढीली पड़ गई है। वह अपनी हथेलियों को धीरे से नीचे गिरा देती है। बीबे का हाथ अभी भी उसके सिर पर टिका है। गुरलीन के चेहरे की मांसपेशियां, जो घंटों से तनी हुई थीं, अब अचानक ढीली पड़ गई हैं। उसके गले में एक अवरोध सा महसूस होता है। वह कुछ बोलना चाहती है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। बीबे का चेहरा अब और भी करीब है। बीबे की आंखों में एक पुरानी चमक है। उन्होंने गुरलीन के सिर को धीरे से थपथपाया। गुरलीन का सिर झुक जाता है। वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इस एक स्पर्श ने उसे उन सभी तानों से मुक्त कर दिया है जो उसने पिछले कई महीनों से सुने थे। यह उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। वह अब खुद को अकेला महसूस नहीं करती। बीबे का हाथ एक अटूट बंधन की तरह उसे थामे हुए है। बीबे का हाथ गुरलीन के सिर से हटता है, लेकिन उसका असर गुरलीन के पूरे शरीर में दौड़ रहा है। गुरलीन ने प्रात के पास से अपना हाथ हटाया और सीधी खड़ी हो गई। उसने अपनी कमर को सीधा किया और आंगन की दीवार की ओर देखा। वह दीवार, जो अब तक उसे एक घेरा लगती थी, अचानक उसे छोटी लगने लगी है। गुरलीन की आंखों में अब वह झुकाव नहीं है जो सुबह तक बना रहता था। वह अपने पल्लू को कंधे पर कसती है। उसके चेहरे पर एक नई चमक है।
अब वह उन आवाजों से नहीं डरती जो कुएं के पास से आती हैं। उसने आंगन के दरवाजे की चौखट को मजबूती से पकड़ा और बाहर की गली की ओर देखा। जब कोई पड़ोसी महिला वहां से गुजरती है और तिरछी नजरें डालती है तो गुरलीन अपनी नजरें नहीं झुकाती। वह सीधे उनकी आंखों में देखती है। महिला का कदम रुकता है और वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन गुरलीन के चेहरे की दृढ़ता उसे खामोश कर देती है। गुरलीन ने अपने होठों को एक सीधी रेखा में सिकोड़ा। उसने एक गहरी सांस ली, जिसमें अब डर नहीं, बल्कि आने वाले कल की चुनौती है। वह धीरे से मुस्कुराती है। यह मुस्कान विनम्र नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरी है। उसने आंगन में बिखरे आटे को समेटा और एक झटके में परात को उठाया। वह जानती है कि यह समर्थन उसकी सबसे बड़ी ढाल है। अब कोई उसे तोड़ नहीं सकता। उसकी चाल में एक नई लय है। वह रसोई की ओर मुड़ती है। उसके कदम अब जमीन पर मजबूती से पड़ रहे हैं। दुबई के सूरज की तपिश कंक्रीट की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही है। हरजीत एक भारी ईंट उठाता है। उसकी हथेलियों की खाल फट रही है, लेकिन वह रुकता नहीं। धूल उसके पसीने के साथ मिलकर चेहरे पर लकीरें बना रही है। आसपास की शोर भरी कंस्ट्रक्शन साइट पर वह अकेला है। वह अपने औजार को कसकर पकड़ता है। धातु की पकड़ उसकी उंगलियों में चुभती है। दिन भर की थकान अब उसकी हड्डियों में उतर आई है। वह झुककर एक और भारी बोझ उठाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ता है। दूर कहीं कोई मशीन चल रही है, लेकिन उसके लिए सब कुछ सन्नाटा है। वह एक खाली बोतल उठाता है। पानी खत्म हो चुका है। वह अपनी प्यास को नजरअंदाज करता है और वापस काम में जुट जाता है। उसकी नजरें सामने की गगनचुंबी इमारत पर टिकी हैं, जो अभी अधूरी है। वह अपनी हथेलियों को रगड़ता है, उनमें जमी धूल को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन छाले अब और गहरे हो गए हैं। वह एक गहरी सांस लेता है, जो गर्म हवा की वजह से फेफड़ों में चुभती है। सूरज अब ढलने की ओर है, लेकिन उसका काम अभी बाकी है। वह अपनी कमर सीधी करता है, एक क्षण के लिए लड़खड़ाता है, फिर खुद को संभाल लेता है। वह फिर से भारी ईंटों को उठाने के लिए नीचे झुकता है। यह तन्हाई उसे घेर रही है, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वह एक मशीन की तरह काम जारी रखता है। हर ईंट, हर मेहनत का कतरा उसके घर की भविष्य की नींव है। वह अब बस काम की लय में खो चुका है। हरजीत के हाथ अभी भी ईंटों की धूल से सने हैं। तभी उसकी जेब में रखा फोन कंपन करने लगता है। वह एक भारी पत्थर पर बैठता है और कांपते हाथों से फोन निकालता है। स्क्रीन पर घर का नंबर देखते ही उसकी थकी हुई सांसें स्थिर हो जाती हैं। वह कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से सिमरन, मेहर और नूर की एक साथ आती आवाजें उसके कानों में पड़ती हैं। पापा, क्या आप सो गए? सिमरन की आवाज में एक उत्साह है। मेहर और नूर के खिलखिलाने की आवाज सुनकर हरजीत की बंद होती आंखें अचानक खुल जाती हैं। वह अपनी फटी हुई हथेलियों को देखता है, लेकिन अब उसे दर्द महसूस नहीं होता। उसकी उंगलियां फोन के किनारे को कसकर पकड़ लेती हैं। वह अपनी कमर के दर्द को भूलकर सीधा बैठ जाता है। बेटियों की बातें, स्कूल का होमवर्क, उनकी छोटी छोटी कहानियां और उनका इंतजार उसके दिमाग के सन्नाटे को चीर रही हैं। हरजीत के चेहरे पर एक गहरी, शांत मुस्कान फैलती है। वह एक लंबी सांस लेता है, जो अब तपन से नहीं, बल्कि एक अजीब सी राहत से भरी है। उसकी आंखों में चमक लौट आई है। उसने फोन को कान से और करीब सटा लिया, जैसे वह अपनी बेटियों की आवाज को अपनी धड़कन में उतार लेना चाहता हो। वह उनसे वादा करता है कि वह जल्द ही वापस आएगा। कॉल कटने के बाद सन्नाटा फिर से छा जाता है, लेकिन अब वह अकेला नहीं है। बेटियों की आवाज उसके कानों में गूंज रही है। वह जमीन पर रखे अपने औजारों को उठाता है। इस बार उसकी पकड़ में एक नया संकल्प है। वह खड़ा होता है। उसकी चाल में अब थकान नहीं, बल्कि एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ने की गति है। गांव की खामोश रात में गुरलीन
एक छोटी सी लालटेन के पास बैठी है। उसके सामने पुराने कागजों का ढेर और कुछ सिक्कों की पोटली रखी है। वह एक एक करके खर्चों की सूची मिलाती है। उसकी उंगलियां कागज पर तेजी से दौड़ती हैं। एक तरफ बेटियों की स्कूल फीस का कॉलम है, दूसरी तरफ महीने का राशन। वह अपनी कलम से कुल योग को घेरे में लेती है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। वह एक बार फिर से गिनती शुरू करती है, इस बार बहुत धीमी और सतर्क गति से। अंतिम अंक मिलते ही उसकी सांसें कुछ देर के लिए थम जाती हैं। उसने जितने पैसे बचाए थे वे महीने की जरूरतों के बिल्कुल बराबर हैं, न 1 रुपया कम न ज्यादा। वह कागज को मेज पर धीरे से रखती है और अपनी दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर दबा लेती है। कमरे में केवल बाहर से आती झिंगुरों की आवाज है। वह कागजों को समेटकर अलमारी में रखती है। यह सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं है, यह उसकी उस दृढ़ता की जीत है जिसे गांव के ताने भी नहीं तोड़ सके। वह अपने पास रखे पानी के गिलास को उठाती है और एक घूंट पीती है। उसका गला अब सूखा नहीं है। उसने उठकर खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए। बाहर का अंधेरा अब उसे डरा नहीं रहा है। वह अपनी उंगलियों को मुट्ठी की तरह कसती है और फिर खोल देती है। यह रात की शांति उसके भीतर के संघर्ष को एक नई दिशा दे रही है। उसने अपनी मेहनत और अनुशासन से उस दीवार में पहली बड़ी दरार डाल दी है। अब उसे डर नहीं है, बस अगली सुबह की प्रतीक्षा है। गुरलीन खिड़की के पास खड़ी होकर गांव की उन गलियों को देख रही है जहां से कल तक ताने आते थे। अब उन गलियों का सन्नाटा उसे डराता नहीं। उसके दिमाग में वे शब्द गूंजते हैं जो अक्सर उसकी बेटियों की पढ़ाई को फिजूल बताते थे। वह अपनी मुट्ठी खोलती है। उसकी हथेलियां अब स्थिर हैं। उसे साफ दिखाई दे रहा है कि जिस अदृश्य दीवार ने गांव की लड़कियों को दशकों से रोक रखा था वह अब ढह चुकी है। यह ईंट पत्थर की दीवार नहीं बल्कि सोच की वह बेड़ी थी जिसे उसने अपनी मेहनत और हिसाब से तोड़ दिया है। वह कमरे के बीच में आती है और बेटियों की किताबों को छूती है। कागजों की सरसराहट अब किसी युद्ध के बिगुल जैसी सुनाई दे रही है। वह एक गहरी सांस लेती है। उसके सीने का बोझ गायब हो चुका है। बाहर की हवा में अब उसे बंदिशों की गंध नहीं बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे रहा है। वह दीपक की लौ को थोड़ा तेज करती है जिससे कमरे की दीवारें और स्पष्ट हो जाती है। उसने गांव के उन सभी तर्कों को गलत साबित कर दिया है जिन्होंने कहा था कि वे कभी सफल नहीं होंगे। अब कोई भी ताना उसकी इच्छा शक्ति को डिगा नहीं सकता। वह अगले दिन की योजना के लिए डायरी उठाती है। उसकी कलम अब कागज पर नहीं बल्कि एक नए भविष्य की पटकथा लिख रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी स्पष्टता है। वह जानती है कि आज जो दीवार गिरी है वह कल फिर खड़ी नहीं हो पाएगी। उसने अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित रास्ता बना लिया है। हजारों मील की दूरी और अलग अलग आसमान के नीचे हरजीत और गुरलीन के बीच का मौन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दुबई की रेत में हरजीत जब रात को थका हारा बैठता है तो वह फोन को हाथ में लेकर बस एक बार स्क्रीन को देखता है। वह उसे ऑन नहीं करता। उसे पता है कि उसी समय गुरलीन गांव के घर में आंगन की सफाई कर रही होगी। ठीक उसी वक्त गुरलीन भी घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी चेक करते हुए बाहर के अंधेरे में देखती है। वह हरजीत की तरह ही बिना कुछ कहे उस दिशा में अपनी नजरें टिका देती है जहां से ठंडी हवाएं आ रही हैं। उनके बीच कोई संदेश नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी दोनों एक ही लय में सांस ले रहे हैं। जब हरजीत अपनी हथेलियों की दरारों को सहलाता है तो उसे गुरलीन के हाथों की कठोरता का आभास होता है जो दिन भर बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करती है। यह मौन प्रेम ही है जिसने उनके बीच की दूरी को मिटा दिया है। वे एक दूसरे से मीलों दूर होकर भी एक ही लक्ष्य के धागे से बंधे हैं। गुरलीन रसोई की धीमी रोशनी में एक गिलास पानी पीती है और चुपचाप हरजीत की खाली जगह की ओर देखकर मुस्कुरा देती है। हरजीत भी अपनी जगह पर आंखें बंद कर लेता है। उसे पता है कि घर पर सब ठीक है। यह मौन उनकी बातचीत से अधिक गहरा
और उनकी किसी भी घोषणा से अधिक शक्तिशाली है। वे शब्दों के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उनके इरादे ही उनकी भाषा बन चुके हैं। यह अदृश्य धागा अब और भी मजबूत हो गया है, जो उन्हें किसी भी दूरी के बावजूद एक दूसरे के करीब रखता है। दुबई की सुबह की तपिश अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई है कि हरजीत कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। वह भारी लोहे के सरियों के ढेर के पास खड़ा होता है। हवा में उड़ती धूल और कंक्रीट की गंध उसके चारों ओर है। हरजीत अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचता है। हथेलियों के निशान अब उसे दर्द नहीं देते, बल्कि उसकी मेहनत के प्रमाण बन गए हैं। वह झुकता है और जमीन पर पड़े अपने भारी औजारों को उठाता है। धातु के टकराने की आवाज साइट के शोर में स्पष्ट सुनाई देती है। वह एक एक करके ईंटें उठाता है और उन्हें तय स्थान पर रखता है। उसकी हर हरकत सधी हुई और नपी तुली है। वह बीच बीच में रुकता नहीं, न ही इधर उधर देखता है। उसका पूरा ध्यान सामने उठ रही दीवार की ऊंचाई पर है। उसके चेहरे की लकीरें अब पहले से ज्यादा सख्त हो गई हैं। वह जानता है कि उसके पास समय कम है और लक्ष्य बड़ा है। जब वह अपना औजार चलाता है तो उसकी मांसपेशियों में एक अलग ही खिंचाव आता है। यह सिर्फ काम नहीं, बल्कि उसके उन वादों का क्रियान्वयन है जो उसने अपनी बेटियों से किए थे। पसीने की बूंदें उसकी आंखों के किनारे से होकर गिरती हैं, पर वह उन्हें पोंछता भी नहीं। वह एक बार फिर भारी हथौड़े को मजबूती से पकड़ता है। उसकी पकड़ में अब कोई हिचकिचाहट नहीं है। हर चोट जो वह दीवार पर करता है, वह गांव की उन दकियानूसी बातों के खिलाफ एक सीधा प्रहार है। उसका संघर्ष अब और भी गहरा हो गया है। वह जानता है कि उसकी मेहनत का हर कतरा बेटियों की सफलता की नींव में जा रहा है। वह अपनी जगह पर अडिग खड़ा है और उसके इरादे अब पहले से कहीं अधिक अटूट हो चुके हैं। गांव के उस छोटे से कमरे में गुरलीन फर्श पर बैठी है। उसके सामने सिमरन, मेहर और नूर की किताबें बिखरी हुई हैं। वह एक एक किताब को उठाती है, उसके पन्नों की धूल को धीरे से झाड़ती है और उन्हें करीने से एक ढेर में सजाती है। उसकी उंगलियां उन शब्दों को छूती हैं जो कल उसकी बेटियों को नई दुनिया का रास्ता दिखाएंगे। कमरा शांत है, केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। गुरलीन अपनी बेटियों के बस्तों की चेन बंद करती है और उन्हें मेज के पास रख देती है। वह खिड़की की ओर जाती है और बाहर देखती है। गांव की गलियां अभी सो रही हैं, लेकिन उसके मन में एक स्पष्ट तस्वीर है। वह जानती है कि सूरज उगते ही ताने भी शुरू होंगे, लेकिन अब ये ताने उसे रोक नहीं सकते। वह एक लंबी सांस लेती है। उसके कंधों पर अब कोई बोझ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास है। वह रसोई के कोने में रखे पानी के मटके को ढंकती है और अगली सुबह के लिए चूल्हे की तैयारी करती है। वह उठती है और उस जगह पर खड़ी होती है जहां से सुबह की पहली किरण अंदर आएगी। उसके चेहरे पर अब एक शांत दृढ़ता है। उसे पता है कि आज जो उसने किया है वह कल की सफलता की पहली सीढ़ी है। बाहर मुर्गे की बांग सुनाई देती है। अंधेरा छंट रहा है और धुंधली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है। गुरलीन अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ती है, खुद को आने वाले दिन के लिए तैयार करती है। एक नया दिन, एक नया संघर्ष, लेकिन इस बार उसके साथ जीत का पक्का विश्वास है। वह तैयार है।